तो आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब समझ में आ गया था सबको? चलो तो देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसके बाद देखेंगे अपन डिसऑर्डर्स, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा हमारा द एंड। ठीक है। चलो शुरू करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। पहला पॉइंट है, देखो, नर्वस कंट्रोल, है ना। सबसे पहला कौन कंट्रोल है आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में? नर्वस कंट्रोल। ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन अ मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यूज, है ना। हमारे अंदर यह एबिलिटी होता है कि हम अपने रेस्पिरेटरी रिदम को क्या कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, है ना। ताकि जैसे जैसे बॉडी टिश्यू का डिमांड हो उस तरीके से हम रेस्पिरेटरी रिदम को क्या कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। द रेस्पिरेटरी रिदम इज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द ब्रेन, है ना। यह जो नर्वस सिस्टम है आपका, वह आपके रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी रिदम मतलब नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट, है ना। ये पूरा जो रिदम है आपका कि कैसे आपका इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है, उसका आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे रेस्पिरेटरी सेंटर होंगे जो इसको रेगुलेट करेगा। ठीक है। अब देखो कौन कौन से सेंटर ऐसे प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है। यहाँ देखो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इंक्लूड्स बोथ नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल। मतलब नर्वस सिस्टम तो करेगा ही करेगा आपके रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट, इसके अलावा केमिकल कंट्रोल भी हमारे नर्वस सिस्टम का, केमिकल कंट्रोल भी होता है किसके, रेस्पिरेटरी रिदम का। ठीक है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स। अपन देख रहे हैं कि भाई दो तरीके से रेस्पिरेटरी रिदम को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है आपका क्या, नर्वस कंट्रोल, दूसरा देखेंगे केमिकल कंट्रोल। ठीक है। अब नर्वस कंट्रोल करता कौन है? बहुत सारे रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है। वही कंट्रोल करता है आपका रेस्पिरेटरी रिदम। ठीक है। और वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपके ब्रेन के किस हिस्सा में? मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलेट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। देयर आर टू सेंटर्स प्रेजेंट इन द ब्रेन फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। दो सेंटर आपके ब्रेन में जिसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो, पहला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इट इज ए स्पेशलाइज्ड सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला रीजन ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में के तीन पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और सेरेबेलम। ठीक है। तो यह कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपके? मेडुला में प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कौन आपका? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आगे देखो, इट कैन आइदर कॉज एक्सपीरेशन और इंस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूरॉन्स which are activated and thereby regulate the respiratory rhythm according to the need of the body, है ना। इसमें पक्की बात है रेस्पिरेटरी सेंटर है, ब्रेन के अंदर है, तो इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे जो सारा फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, है ना। अब देखो, अब डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, है ना, एक्सपीरेशन करवाने वाला या इंस्पिरेशन करवाने वाला। ठीक है। उसके बेसिस पे अगर एक्सपीरेशन वाला आपका एक्टिवेट होगा तो ये इंस्पिरेशन को एक्सपीरेशन को रेगुलेट करेगा। इंस्पिरेशन वाला एक्टिवेट होगा तो इंस्पिरेशन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा ये। ठीक है। अब देखो, दूसरा सेंटर जो होगा उसको बोलेंगे न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो फर्स्ट सेंटर दो आपके नर्वस सिस्टम में सेंटर है जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। पहला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रिलेट आपका सिचुएटेड है। दूसरा आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और यह कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? न्यूमोटैक्सिक, न्यूमोटैक्सिक आपका प्रेजेंट है पॉन्स रीजन। ठीक है। दोनों का लोकेशन अलग अलग होगा। एक का लोकेशन मेडुला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, दूसरा आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यह कहाँ पे है? इन ब्रेन के पॉन्स रीजन में लोकेटेड है। इट मॉडरेट्स द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब इसका काम क्या है न्यूमोटैक्टिक सेंटर का? यह आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बस मॉडरेट करता है, हेल्प करता है। ठीक है।
या खुद से रेगुलेट नहीं कर रहा है, यह मेनली मॉडरेट कर रहा है। किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ही हेल्प कर रहा है। ठीक है। द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। अब ये करता क्या है देखो, यह जो आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, यहाँ से अगर न्यूरल सिग्नल आपका जनरेट होगा ना, तो ये क्या करता है, आपके इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को घटा देता है। अगर इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन घटेगा तो रेस्पिरेटरी रेट भी चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, बोलो। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन अगर कम करोगे तो रेस्पिरेटरी रेट चेंज होगा कि नहीं? हाँ। आगे आगे देखो, दूसरा कौन सा रेगुलेशन आपका? केमिकल रेगुलेशन। अब जिस तरह से आपका नर्वस कंट्रोल है, सिंपल सी बात है, दो ही चीज़ पढ़ा हमने सर। नर्वस कंट्रोल में कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करेगा। ये न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट है भाई? दो सेंटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। एक को बोलेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कहाँ पे है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। दूसरा आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ है? पॉन्स रीजन में। ये दोनों मिलके हमारे रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करता है। अगला हम पढ़ रहे हैं केमिकल रेगुलेशन। अ कीमो सेंसिटिव एरिया that is sensitive for chemicals is located adjacent to the rhythm center which contains chemoreceptors। जो आपका अभी पढ़ा ना अपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, इसके जस्ट एडजेसेंट है ना एक और सेंटर आपका प्रेजेंट होता है। वह कौन सा एरिया आपका? कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इसमें क्या होगा? कीमो रिसेप्टर्स, मतलब कोई भी केमिकल चेंज होता है उसको जो रिसीव करता है उस रिसेप्टर को बोलते हैं कीमो रिसेप्टर, है ना। तो आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके जस्ट एडजेसेंट एक और सेंटर होता है, उसको बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है। दिस कीमो रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+ आयन। यह जो कीमो सेंसिटिव एरिया होगा ना, उसमें कीमो रिसेप्टर्स होंगे। जैसे ही किसी केमिकल का आपका कुछ चेंज होगा, यह इसको डिटेक्ट करेगा। यह जो कीमो रिसेप्टर्स है इस एरिया के, इसके लिए सेंसिटिव है? CO2 के लिए और H+ के लिए। मतलब इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज होगा, यह कीमो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड बाय कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+ आयन इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है ना, उसको स्टिमुलेट कौन करता है? आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 और H+ आयन। ठीक है। ब्लड में जो होता है। कीमो सेंसिटिव एरिया गेट्स एक्टिवेटेड ड्यू टू एन इंक्रीज इन CO2 and H+ ion concentration, which in turn activates the respiratory rhythm center for altering the rate of respiration। अब ये क्या करेगा? कीमो सेंसिटिव एरिया कब काम में आता है? मान लो नॉर्मल CO2 है, नॉर्मल H+ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह एरिया शांत बैठेगा। जैसे ही आपके फ्लूइड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, पीएच का कॉन्सेंट्रेशन मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यह एरिया आपका कीमो सेंसिटिव एरिया क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। यह सिग्नल भेजेगा किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि भाई CO2 का अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ब्लड में, आप इसको क्या करो? रेस्पिरेशन के रेट को अल्टर करो और इसको बॉडी से बाहर निकालो। आई बात समझ? बोलो, कितनी बार समझ में आई? क्या शाह, अनल, चलो। For example, increase of CO2 in blood increases the rate of respiration and decrease in CO2 level in blood depresses the rate of मतलब decreases the rate of respiration। जब CO2 बढ़ेगा तो एक्सपिरेशन को रेट को तेज करना होगा ताकि CO2 बॉडी से बाहर निकले। ठीक है। CO2 प्लस H+ आयन सेंसिटिव रिसेप्टर्स आर कौन कौन से? ये जो दो अभी आपने पढ़ा ना, देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा चीज़ों को ना ब्रेक कर करके समझा करो। हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। तो पहला हमने देखा नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में हमने देखा कि कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन में जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। उसी में पहला था आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो कहाँ प्रेजेंट था? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और यह आपके एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन को रेट को, जैसे आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन बढ़ा देगा या इंस्पिरेशन का रेट बढ़ा देगा, और
बॉडी में अगर CO2 भर गया तो एक्सपिरेशन का रेट बढ़ा देगा ताकि CO2 बाहर निकल जाए। दूसरा एक और आपका सेंटर होता है, उसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ पे है आपका, क्या है आपके कहाँ पे, पॉन्स रीजन में। और ये आपको अगर किसी को नहीं पता हो तो बता दूं, 3 पार्ट होते हैं आपके ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 रीजन होता है आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, और एक और कौन होता है, सेरेबेलम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, पॉन्स एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है, यह रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है किसके एक्टिविटी को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एक्टिविटी को, है ना। यह इसको बस मॉडरेट करता है, हेल्प करता है ताकि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेंटेन रहे। दूसरा जो आपने पढ़ा वह कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया। ये कौन सा एरिया है भाई, कीमो सेंसिटिव एरिया जस्ट इसके एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट मतलब बगल में, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में। और एक कीमो सेंसिटिव एरिया है तो पक्की बात है इसमें कीमो सेंसिटिव क्या होगा, रिसेप्टर्स, क्या होगा, कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स। कीमो सेंसिटिव मतलब किसी भी केमिकल के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा तो यह रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर। अब कौन से कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर है इसमें, इसको डिटेक्ट करेगा कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर, इसके कॉन्सेंट्रेशन को, CO2 एंड H+, है ना। जैसे ही आपके ब्लड में आपका CO2 का लेवल और H+ का लेवल बढ़ जाएगा, यह कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर्स क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होके ये बस इसका काम यही है, यह इस सिग्नल को उठाएगा, एक्टिवेट हो गया कौन, आपका कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर, और यह सिग्नल को भेज दिया किसको, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, कि भाई ब्लड में आपके CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, आप रेस्पिरेशन के रेट को ऑल्टर करो, एक्सपीरेशन को बढ़ाओ और CO2 को बॉडी से बाहर फेंको। क्लियर है, बोलो। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे थे, यही पढ़ने जा रहे थे कि कौन कौन से कीमो सेंसिटिव रिसेप्टर है, उसका नाम देख रहे थे अपन। ठीक है, वही अपन देख रहे हैं, यहाँ देखो, CO2 प्लस H+ आयन सेंसिटिव रिसेप्टर मतलब कीमो रिसेप्टर्स आर, कौन कौन से रिसेप्टर हो, एरोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज। ठीक है, नाम ही बता रहा है एरोटिक बॉडीज, एरोटा से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तो दीज आर लोकेटेड ऑन द एरोटिक आर्क, बेस ऑफ एरोटा। तो एरोटा का बेस होता है, उसी को एरोटिक आर्क बोलते हैं अपन। ठीक है, वहीं एरोटिक आर्क पे लोकेटेड होता है कौन, आपका एरोटिक बॉडीज। दूसरा रिसेप्टर कौन है आपका, कैरोटिड बॉडीज, है ना। दीज आर प्रेजेंट इन कैरोटिड आर्टरीज इन नेक रीजन विच सप्लाई ब्लड टू ब्रेन। आपके जो नेक रीजन के आर्टरी है ना, उस आर्टरी को क्या बोलते हैं अपन, जल्दी बताओ, कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी, है ना, जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है इस नेक रीजन से। उसी कैरोटिड आर्टरी में यह आपका कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, कौन आपका, कैरोटिड बॉडी। देखो ना, कैरोटिड आर्टरी में है इसलिए इसको क्या बोल दिया, कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड आर्टरी कौन सा आर्टरी है, नेक के आर्टरी को, आर्टरी मतलब क्या, तो कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेट। ठीक है, तो नेक के आर्टरी को अपन बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, और उसी आर्टरी में ये दूसरा आपका कीमो सेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होगा जिसको बोलेंगे अपन कैरोटिड बॉडीज। यही कीमो सेंसिटिव एरिया में 2 कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, एरोटिक बेस ऑफ एरोटा पे या एरोटिक आर्क बोल दो, और कैरोटिड बॉडीज कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट। क्लियर है, बोलो। अब ये करता कैसे है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन ब्लड lowers its pH and low concentration of CO2 in blood raises the pH of blood. The low pH of blood increases the rate of respiration. आपके ब्लड में अगर pH कम होगा ना तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, याद रखने का। जैसे ही pH आपके ब्लड में कम होगा योर रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी इंक्रीज। ठीक है, देखो ना, अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो pH कम हो जाता है, लो कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो आपका pH बढ़ जाता है, और pH अगर बढ़ा तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है। नोट, ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंट्री, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ब्रीदिंग कैसे होता है आपका, इनवॉलेंट्री होता है। और नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, इन विच इंस्पिरेशन लास्ट फॉर अबाउट 2 सेकेंड एंड एक्सपिरेशन लास्ट फॉर अबाउट 3 सेकेंड, है ना। एक नॉर्मल ह्यूमन जो होता है आपका 12 से 16 टाइम ब्रीथ करता है पर मिनट। ठीक है, जिसमें इंस्पिरेशन कितनी देर के लिए होता है, 2 सेकेंड के लिए, और एक्सपिरेशन कितने देर के लिए होता है, 3 सेकेंड के लिए। एन इन्फेंट ब्रीथ्स अबाउट 44 टाइम्स पर मिनट, है ना। तो बच्चा होगा
वह 44 टाइम्स ब्रीथ करता है पर मिनट, ठीक है। अब आगे लास्ट टॉपिक पे, डिजॉर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला क्या है आपका, अस्थमा, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन सब्सटेंसेस, है ना, दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी देखो ये किसके कारण होता है, ये आपका अस्थमा होता है एलर्जी के कारण। किसके कारण, एलर्जी के कारण, है ना। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस से अगर आपको एलर्जी होगा तो वह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, आपको सफोकेशन जैसा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस के एलर्जी के कारण आपका जो डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा। अस्थमा में होगा क्या, एलर्जिक रिएक्शन होता है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से, मान लो कि धूल है या बाहर में मान लो कि पॉलन ग्रेन से, है ना, इन सब से बहुत लोगों को एलर्जी होता है। देखते हो कुछ लोग जैसे ही धूल में जाता है बहुत जल्दी जल्दी छींक आने लगती है ना, जल्दी बताओ, है ना। तो वो क्या है आपका, एलर्जी हो गया आपको, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन टू फॉरेन सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। द एजेंट्स विच कॉज एलर्जी आर नोन एज एलर्जेंस, है ना। वो सारे सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करता है तो अपन क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। क्या बोलेंगे, एलर्जेंस। क्लियर है। सिम्टम क्या क्या होता है अस्थमा में, देखो, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पैजम। स्पैजम मतलब स्वेलिंग ऑफ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ ब्रोंक्यूल। अब ब्रोंक्यूल आप अच्छे से जानते हो, ब्रोंक्यूल के वॉल में स्मूथ मसल्स होते हैं, उस स्मूथ मसल्स का स्वेलिंग हो जाता है अगर आपको अस्थमा होगा तो, है ना। और उसके कारण क्या होगा, इस स्वेलिंग के कारण वॉल्स ऑफ ब्रोंक्यूल स्वेल कर गए, उसके अंदर के मसल स्वेल कर गए, तो उसके कारण आपको कफ, वीजिंग, वीजिंग क्या होता है, मीन्स प्रोड्यूसिंग साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब आप सांस लोगे तो उसमें सांस से क्या निकलेगी, आवाज़ निकलेगी, ठीक है। अजीब टाइप का इरिटेटिंग साउंड निकलता है सांस जब जितनी बार लोगे आप। तो कफिंग, वीजिंग, है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ, है ना, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेशन मतलब जब आपके ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स मतलब बताया तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका अफेक्ट होता है, मतलब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स मिलनी इसमें अफेक्ट हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, जिसके कारण आपको सफोकेशन लगेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीजिंग ब्रीदिंग लगेगा, कफिंग हो जाएगा। जब आप सांस लोगे तो सांस लेने में क्या साउंड प्रोड्यूस होगा, ये सब अस्थमा के लक्षण है, ठीक है। बोलो। अगला है एम्फाइसिमा। इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक मतलब होता है द डिसऑर्डर दैट इज गोइंग टू परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक डिसऑर्डर। तो ये क्रोनिक मतलब होता है ये लंबे टाइप तक टिकता है। दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, क्रोनिक होता है, एक एक्यूट होता है। एक्यूट मतलब वह खतरनाक होता है लेकिन हट जाता है थोड़े दिन में, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट, है ना, मतलब जो होता है आपका उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा लेकिन वो थोड़े दिन में ठीक हो जाता है, जैसा कि आपको कोल्ड होता है ना, तो एक्यूट बोलते हैं उसको। लेकिन जो बहुत दिन तक टिका रहता है उसको क्रोनिक बोलते हैं अपन, ठीक है। कॉजेज देखो क्या है इसका, द मेजर कॉज इज एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। तो इसका मेजर कॉज क्या है आपका, कबीर सिंह, क्या है मेजर कॉज इसका, कबीर सिंह है क्लास में कि नहीं है आज, है, क्या है इसका मेजर कॉज बता, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। क्या, सबसे पूछ रहा हूँ, निगम से ही पूछ रहा हूँ, क्या निगम, कॉज ऑफ एम्फाइसिमा क्या है, हाँ, और सिगरेट के डब्बे पे भी लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, होता है ना। तो कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। चलो, तो इसका मेजर कॉज क्या है, अब ये पूछने से क्या हुआ ना, अब ये तुमको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, याद होगा कि इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ था क्लास के अंदर, ठीक है। तो एम्फाइसिमा इसके कारण होता है भाई, सिगरेट स्मोकिंग के कारण होता है, ठीक है। आगे देखो, अदर कॉजेज में इंक्लूड इनहेलेशन ऑफ स्मोक और टॉक्सिक सब्सटेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उस कंडीशन में भी हो सकता है कि मान लो कुछ लोग ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, या दूसरे कोई टॉक्सिक डस्ट मटेरियल से सब का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में आपका स्मोक डस्ट भरा हुआ है, तो भी आपको एम्फाइसिमा, ठीक है। चलो, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं देखो, उसमें आपने देखा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के वॉल्स क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। इसमें क्या होगा देखो, तो वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, यही हल्का हल्का डिफरेंस है, तो सब में लगता है एक ही जैसा, लेकिन अलग अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, डिफरेंस हो जाते हैं। उसमें था वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स,
इसमें किसका वॉल है भाई? एल्वियोलाई का है, ठीक है। और शायद ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको पता। चलो देखो, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर डैमेज्ड ड्यू टू excessive smoking. Due to damage in alveolar wall, respiratory surface gets decreased. देखो अब होगा क्या, मान लो एल्वियोलाई आप जानते हो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहले ऐसे है बहुत सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो हर एल्वियोलाई किसके लिए अवेलेबल है? एल्वियोलाई से कहाँ जाता है ऑक्सीजन? कहाँ जाता है भाई बताओ? एल्वियोलाई से कहाँ जाता है? ब्लड में, है ना। तो अभी देखो तो कितने सरफेस, ज़्यादा सरफेस है कि नहीं? सब अवेलेबल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 10 एल्वियोलाई का सरफेस अवेलेबल है ऑक्सीजन देने के लिए। किसको? ब्लड को। तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन जब आपको एम्फाइशीमा होता है एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग के कारण, यह एल्वियोलाई का वॉल डैमेज हो जाता है, तो एक एल्वियोलाई खत्म हो गया, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा खत्म। तो देखो तो पहले 10 एल्वियोलाई था, तो ज़्यादा सरफेस एरिया था कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। अब घट के हो गए कितने? 6, है ना। और ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग होगी तो घट के हो जाएगा 4 3। तो जैसे जैसे आपका जितना वॉल डैमेज होता जाएगा एल्वियोलाई का, सरफेस एरिया विल गेट रिड्यूस्ड, है ना। और सरफेस एरिया जब रिड्यूज होगा तो पक्की बात है प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो हमारे बॉडी में नहीं हो पाएगा। क्लियर है? बोलो। वही लिखा हुआ है देखो, देयर इज ऑल्सो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्स ऑफ ब्रोंकियल्स एंड एल्वियोलाई। दूसरा एक और काम होता है, तो आपके ब्रोंकियोल्स के वॉल है, जो एल्वियोलाई का वॉल है, उसका इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाता है। क्लियर है? बोलो। उसके बाद अगला क्या होता है? जो एल्वियोलाई सैक अभी बनाया था मैंने, एल्वियोलार सैक्स रिमेन फिल्ड विथ एयर इवन आफ्टर एक्सपिरेशन, है ना। अब क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया, इलास्टिसिटी वॉल की क्या हो गई? कम हो गई। इलास्टिसिटी कम हो गया तो इससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाने के कारण देखो, ये आपका एल्वियोलार सैक है, इसमें आपका मान लो CO2 भरा है, तो CO2 भरा तो CO2 को बाहर कैसे निकलता है? जब ये क्या करता है आपका? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। करेगा ना, जल्दी बताओ। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन होता है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो CO2 भरा हुआ है, इसका वॉल हो गया इलास्टिक, तो इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर हो पाएगा ना रिलैक्सेशन प्रॉपर हो पाएगा। इसके कारण आपका, आपने एक्सपीरेशन कर लिया, फिर भी थोड़ा बहुत आपका एयर उसी में फिल्ड रहेगा, किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। दिस डिजीज में बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग सिगरेट स्मोकिंग, है ना। सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दो, धीरे धीरे एल्वियोलाई की हेल्थ वापस आएगी, धीरे धीरे आप ठीक होने लग जाओगे। लेकिन कब? टाइम पे छोड़ने पे। ऐसा नहीं जब 60 साल हो गया तब अब सोच रहे हैं कि डिसीजन लिया हमने आज कि सिगरेट स्मोकिंग को बंद करते हैं, तब तक एल्वियोलाई का काम तमाम हो गया रहेगा, ठीक है ना। तब तक एल्वियोलाई का काम क्या होगा? खत्म। तो फिर वही वाली ऐड तो देखते हो ना, थिएटर में मूवी देखने जाते हो सबसे पहले यही ऐड आता है, देखते हो सब लोग? थिएटर में मूवी देखने जाते हो ना, सबसे पहले वो लाता है ना कि ये राम कुमार क्या क्या नाम लेके आता है, ये कुमार है, कौन है, मनोज है, सरोज है, जो भी लाता है, देखते हो गया आप लोग। और एकदम लंग्स को भी दिखाता है, देखते हो, एकदम ऐसे निचोड़ के दिखाता है, उसमें से इतना काला काला निकल रहा होता है। तो यह नौबत ना आए, इसलिए अभी से सावधानी जरूरी है, ठीक है। चलो, द लंग्स रिमेन इन्फ्लेटेड, द लंग्स रिमेन इन्फ्लेटेड एज एक्सहेलेशन बिकम्स डिफिकल्ट, है ना। अब क्योंकि देखो ना, इलास्टिसिटी कम हो गया आपके वॉल का, तो एयर हमेशा भरा रहता है, किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर। जितना बाहर निकलना चाहिए निकल नहीं पाता है, तो हमेशा आपका लंग्स क्या क्या रहेगा? खुला हुआ रहेगा, हमेशा लगेगा कुछ में भरा हुआ है, कुछ ना। क्लियर है? बोलो। प्रिवेंशन बता ही दिया कि आप अवॉइड करो सिगरेट स्मोकिंग, उससे ठीक होगा। अब अगला आ गया तीसरा आपके एनसीईआरटी में, यही 3 है शायद। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नाम ही बता रहा है। ऑक्यूपेशनल मतलब किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के कारण हो रहा होगा, ठीक है। वही बात हो गई कि कुछ लोग आप देखते हो कि चिमनी में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे जगह पे काम, एस्बेस्टस जहाँ पे बन रहा होता है, उन सब फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है ना। चिमनी में चले जाओ, एस्बेस्टस में चले जाओ, तो उन सब फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को प्रॉपर मास्क पहन के काम करना चाहिए, नहीं तो सारा डस्ट पार्टिकल्स उनके नोज के थ्रू होते हुए ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल सबको जाके जाके जमा हो जाता है वहाँ पे। वैसे डिसऑर्डर को बोलेंगे ऑक्यूपेशनल
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन काम के कारण यह डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे देखो, इन सर्टन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन, आप जानते हो जहाँ पे स्टोन को तोड़ते हैं अपन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल निकलता है ना, वही बोल रहा है, स्पेशली इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Causes क्या होगा भाई? Continuous exposure to harmful substances, gases, fumes, dust in the environment where a person works are main causes of these disorders. For example, silicosis and asbestosis. ये याद रखोगे. Silicosis and asbestosis are the common example and caused due to continuous exposure to silica and asbestos dust at workplace, है ना। ये दो टाइप का आपका ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर बता रहा है। पहला कौन सा है? सिलिकोसिस। दूसरा आपका एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस कहाँ होता है? जो लोग सिलिका वाले फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलिका डस्ट निकलता है। और एस्बेस्टोसिस कहाँ होता है? जो लोग किस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? एस्बेस्टस बनाने वाली फैक्ट्री। एस्बेस्टस जानते हो क्या होता है? जानते हो? नहीं, अरे देखा नहीं होगा। घर के ऊपर जहाँ पे मान लो छत नहीं होती है, बहुत लोग वहाँ पे व्हाइट कलर का एस्बेस्टस नहीं रखते हो ऊपर से। चलो कोई बात नहीं, लेक्चर के एंड में तुमको मतलब एक इमेज दिखाता हूँ कि होता क्या है एस्बेस्टस। चलो आगे। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या होंगे? सीरियस लंग डैमेज ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग्स। आपका ऊपर में डस्ट पार्टिकल जमा होते गया है ना, तो उस रीजन को बोलते हैं हम फाइब्रोसिस, मतलब अपर पार्ट ऑफ द लंग्स है ना, उसमें क्या होगा? आपका बहुत सारे फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। सीरियस लंग डैमेज ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ अपर पार्ट ऑफ लंग्स, दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यूज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। बहुत सारे फाइब्रस टिश्यू जमा हो गए तो उसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका लंग्स का स्वेलिंग एंड उसमें क्या हो जाएगा? रेडनेस हो जाएगा। Since the disease is caused due to prolonged exposure to harmful dust, it is better to avoid prolonged exposure to such substances. Workers should wear protective masks while working in industries where harmful dust या harmful substances are present. ठीक है, जहाँ पे भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर मास्क वगैरह लगा के करें, ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स उनके आँख के होते हुए लंग्स तक ना पहुँचे। क्लियर है? एनसीईआरटी में यही 3 दिया हुआ है। हाँ, चलो ठीक है, हम लोग एक दो एक्स्ट्रा देख लेते हैं। एक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये बहुत आसान है, आप रूम में इसको ऑब्जर्व कर सकते हो आराम से, ठीक है। आप रूम में एक कैंडल जला लो, है ना। कैंडल जलाने के बाद पूरी तरह से रूम को पैक्ड कर दो, सारे विंडोज, मतलब कहीं से भी वेंटिलेशन का कोई आपका जगह खाली ना हो, ठीक है। उस केस में क्या होगा? आपके कमरे में कौन सा गैस बढ़ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वही लिखा हुआ है। इफ अ पर्सन स्लीप्स इन अ क्लोज्ड रूम with a lamp burning, the absence of sufficient amount of oxygen causes an incomplete combustion of carbon and produces carbon monoxide in room in place of CO2, है ना। अब देखो, आपने एक लैंप जला के आप सोने चले गए, पूरी तरह से कमरे को बंद कर लिया आपने, है ना। अब पूरी तरह से कमरे को बंद कर लिया, तो आप जानते हो उस लैंप को जलते रहने के लिए भी क्या ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। होती है कि नहीं होती है? जल्दी बताओ। कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए आपको, तो लैंप जलने के लिए ऑक्सीजन का यूज कर रहा है। आप उस रूम में सो रहे हो तो ऑक्सीजन तुम्हें भी ज़रूरत है, तुम भी यूज कर रहे हो, तो उस कमरे में ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि रूम पूरी तरह से पैक्ड है, ठीक है। रूम पूरी तरह से पैक्ड है तो ऑक्सीजन आपका कंज्यूम हो रहा है, लेकिन CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ? कमरे में रह जा रहा है, क्योंकि बाहर जा नहीं पा रहा है। CO2 बाहर जा पा रहा है तो फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आ पा रहा है। अब धीरे धीरे होगा क्या? नॉर्मली CO2 बाहर आना चाहिए, लेकिन अब होता क्या है कि ऑक्सीजन का कमी होने के कारण, अब ऑक्सीजन कम हो गया तो आपका क्या शुरू हो जाता है? इनकम्प्लीट कंबशन। तो लैंप जल रहा है ना, इनकम्प्लीट कंबशन करने लगता है कार्बन का। कंप्लीट कंबशन होगा कार्बन का तो क्या बनता है? CO2। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन करोगे कार्बन का तो क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बात समझ में आई? अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन होता इस रूम में और तब लैंप जल रहा होता तो कंप्लीट कंबशन होता कार्बन का, तो उससे CO2 ही बनता। लेकिन अभी क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया रूम के अंदर, तो इनकम्प्लीट कंबशन शुरू हो गया, तो CO2 की जगह पे क्या निकलना शुरू हुआ? बर्निंग से क्या निकलना शुरू हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। एज द पर्सन इनहेल्स CO,
अब पर्सन किसको लेना शुरू कर दिया आपने बॉडी के अंदर? CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। इट डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वियोलार एयर टू द ब्लड एंड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो, अब O2 के जगह पे आपने अंदर ले लिया CO को, वह CO एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई से कहाँ चला गया? ब्लड में। ब्लड में अब CO का अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन से तुरंत बाइंड कर गया। कौन आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता था तो क्या बोलते थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर गया तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज रिड्यूज। देखो ना, ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? बोलो। कुछ नहीं है, लैंप है जो कि रूम में आपने पैक कर रखा है। इस लैंप को जलने के लिए, कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। आप भी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके कमरे में क्या हो गया? इसका अमाउंट कम हो गया भाई, ऑक्सीजन गेट्स क्या? रिड्यूस्ड, है ना। अब ये लैंप तो जल रहा है, तो इस लैंप का कैसा आपका, जैसे ही ऑक्सीजन आपका रिड्यूज हुआ, लैंप का कैसा बर्निंग शुरू हो गया? जल्दी बताओ। इनकम्प्लीट कंबशन शुरू हो गया। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ तो कार्बन। जब कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट होता है तो CO2 बनता है, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपके रूम में क्या भरने लग गया धीरे धीरे? जल्दी बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यह कार्बन मोनोऑक्साइड आपके नोज होते हुए, है ना, कहाँ पहुंच गया? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से जैसे ऑक्सीजन जाता था तो कहाँ जाता था? ब्लड में ना। तो ये एल्वियोलाई में कौन पहुंच गया? आप CO आपका। यह CO कहाँ पहुंच गया? आपके ब्लड में। कहाँ? ब्लड में। तो मान लो 5 हेमोग्लोबिन था, ये CO कहाँ पहुंच गया? ब्लड में। 5 हेमोग्लोबिन था पहले, और ये 5 हेमोग्लोबिन किसको बाइंड करने के लिए बैठा हुआ था? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन किसको बाइंड बाइंड करता है यहाँ पे? एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन को ही ना। बोलो। लेकिन देखो, अब जैसे ही CO आया, यह क्या किया? मान लो इसमें से 3 हीमोग्लोबिन के साथ आके बाइंड कर गया। कौन आपका? CO। और बना लिया कार्बोक्सी। तो पहले 5 हीमोग्लोबिन था, मतलब ये 20 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता था। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन? 4, है ना। तो पहले यहाँ पे 5 था, तो 20 ऑक्सीजन ही कैरी कर सकता था, लेकिन इसमें से 3 तो अब कौन ले लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे कितने बच गए? 2 ही हीमोग्लोबिन। तो अब कितना ऑक्सीजन कैरी होगा आपके बॉडी में? जल्दी बताओ। 8 ओनली। कितने? 8। पहले 5 था तो 20 ले जा सकता था, लेकिन 5 में से तो 3 कौन यूटिलाइज कर लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बचेगा कितना अब? 2 ही बचा ना। तो 2 अब कितना कैरी करेगा? 8। तो जहाँ पहले 20 हो रहा था, अब केवल 8 ऑक्सीजन आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। अब बोलोगे सर, ये ऑक्सीजन जब है यहाँ पे तो हीमोग्लोबिन CO के साथ क्यों बाइंड करेगा? नहीं करना चाहिए। अब आपको बता दूं, तो हीमोग्लोबिन का एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। जो आपका हीमोग्लोबिन है, उसकी दोस्ती कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू किसके? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन के। मतलब इसको आप बोलोगे कि भाई, हीमोग्लोबिन को आप बोलोगे कि आपको मूवी देखने जानी है, 2 लोग हैं आपके साथ, एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन है, किसको किसको लेके जाओगे साथ में? ये किसको लेके जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाएगा, इसको रहने देगा इधर ही। आई बात समझ? तो वही लिख रहा है देखो। तो द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज रिड्यूस्ड, द रिजल्टिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग। अब आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले रिड्यूज हो गए। रिड्यूज हो गए तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन क्या होगा? कम मिलेगा। अब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हेडेक, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। द रिजल्टिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज हेडेक, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ठीक है। लिखा चक्कर टाइप आना, मतलब चक्कर आना, ठीक है। आगे देखो, नोजिया। नोजिया क्या होता है? लगता है कि जैसे वॉमिटिंग जैसा अंदर से लगना, ये सब शुरू हो जाएगा, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में डेथ भी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन एट द सेम पॉइंट ऑन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एज डज ऑक्सीजन, दैट इज एट हीम पॉइंट। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में कहाँ बाइंड करता है? आयरन वाले पार्ट में, है ना। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहीं पे जाके बाइंड करता है। तो जगह भी दोनों का सेम है, और ऊपर से हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है? इसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए।
तो जगह सेम है दोनों का बाइंड करने का, लेकिन अफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज़्यादा है। तो किसको बाइंड करवाएगा अपने साथ जल्दी हो? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन को पीछे ही छोड़ देगा, लिखा भी हुआ देखो। CO बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन 250 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। थोड़ा बहुत एफिनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है तो 250 गुना ज़्यादा, 250 टाइम्स, है ना, ज़्यादा आपका एफिनिटी है किसका? हीमोग्लोबिन का। किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलो अगला एक और बीमारी है आपका सार्स। तो अभी आप सार्स कोविड, जब आप देखते होंगे कोविड का रिपोर्ट तो उस पर SARS भी लिखा होता है, यही वाला है। ठीक है, सीवियर एक्विट respiratory syndrome. The first patient of SARS was reported on February 26, 2003। और इसमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं है ना। अगर कुछ वायरस निकला है, ऐसा कुछ निकला है तो कहाँ निकला होगा सबसे पहले? चाइना में, है ना। सार्स कोविड वायरस, इसी सार्स वायरस में ना मॉडिफिकेशन हो गया है जो अब कोविड कहलाता है। तो कोई नया नहीं है और पहले से है, देखो ना कब से दिख रहा है आपको? 2003 से दुनिया में है, बस अब इसने म्यूटेशन कर लिया है, अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर लिया है, अब इसका नाम कोविड-19 है। क्लियर है? बोलो आगे देखो। द कॉजेटिव एजेंट इन ह्यूमन इज कोरोना वायरस। तो कोई नया पे नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा बहुत पुरानी बात है। अब कोरोना जाके एक होता है ना कि पहले ये फेमस नहीं था, अब फेमस हो गया है। ठीक है, द कॉजेटिव एजेंट इन ह्यूमन इज कोरोना वायरस। इट इज अ न्यू मेंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। इसको तो माना तो यही जाता था कोरोना वायरस को, ये सिंपल इन्फ्लुएंजा वायरस है। मतलब होता है ना आपको फ्लू हो जाएगा, कोल्ड हो गया, वो सब हो गया, हल्का बुखार, खांसी, सर्दी, होता तो अभी भी यही है, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, इट इज़ अ न्यू मेंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस फैमिली विच इज़ कंसिडर्ड एज अ म्यूटेंट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा फैमिली। ठीक है, मतलब इसमें म्यूटेशन हो गया। ड्यू टू दिस डेथ अकर्स इन नियरली 1 वीक। अगला हो गया हाइपोक्सिया। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज इन द टिश्यूज। आपके टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोक्सिया। अगला है एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस। इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, ये 2-3 चैप्टर में, इसलिए इसको देख लेना। एल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस मतलब जब आप बहुत ऊपर चढ़ जाओ, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट। जब आप बहुत ऊपर चले जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। जितने ऊपर जाओगे आप, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने लगता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? जल्दी बताओ। इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। मतलब आप थोड़ा बीमार सा फील करोगे, हेडेक शुरू हो जाएगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम लगेगी आपको, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस, है ना। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे 2-4 दिन बिताओगे ना, आपका बॉडी अडप्ट होने लगता है। कैसे अडप्ट होता है? आपका बॉडी क्या करता है, अपने रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनाने लग जाता है। ठीक है, RBC का ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन तो बढ़ा नहीं सकते हैं सराउंडिंग में, ऐसा तो नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे एक ही दिन में सब जगह, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन कर क्या सकते हैं कि अपन रेट को बढ़ा ले, कि जितना ऑक्सीजन अवेलेबल है उसी को अब ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले, है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो देखो, इफ़ यू हैड एवर बिन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट सर्टेन फीलिंग्स ऑफ नॉजिया, ब्रीथलेसनेस, हेडेक। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। जैसे ही आप बहुत ऊंचाई पे जाते हो, आपको हेडेक, थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, है ना, वोमिटिंग जैसा लगना, ये सब कॉमन लगता है ऐसा। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब ऊंचाई पे जाके आपको बीमारी लगती है थोड़ी बहुत। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड नॉजिया, आपको वोमिटिंग जैसा लगेगा, फटीग, थकान लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, रेस्पिरेशन उतना रेट से हो नहीं पा रहा है, एनर्जी उतनी रेट से मिल नहीं पा रही है, तो आपको फटीग लगेगा। पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन क्या है? प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन नहीं होना हार्ट का, है ना, उसको बोलते हैं हार्ट बीट, मतलब थोड़ा ज़्यादा आपका क्या होगा, हार्ट आपका थोड़ा तेज़ हो जाएगा। ठीक है, ब्रेथलेसनेस एंड हेडेक, लगेगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा प्रॉपर तरीके से सब जगह। दिस इज बिकॉज आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, गिरता जाएगा, लो होता जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड एंड द बॉडी डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन। बट ग्रेजुअली जैसे ही आप वहाँ पे थोड़ा टाइम बिता लेते हो, है ना, यू गेट एक्लीमेटाइज। एक्लीमेटाइज मतलब आप एडप्ट हो जाते हो, एंड स्टॉप एक्सपीरियंसेस दिस एल्टीट्यूड सिकनेस बिकॉज, किस कारण से? आप थोड़े टाइम बिताने के बाद ऐसा क्या मिराकल हो गया कि अब एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं लग रहा, आपका हेडेक गायब हो गया, है ना।
आपका थकान गायब हो गया है सब, तो ये आंसर मत लिख के आ जाना कि सर वहाँ पे सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा था इससे हट गया एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। उसके पीछे कुछ कारण होता होगा, ठीक है ना। ठीक है, वहाँ पे दृश्य अच्छा है लेकिन उससे आपका एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं जाएगा। एल्टीट्यूड सिकनेस कैसे जाता है, आपका बॉडी अडप्ट करता है। कैसे अडप्ट करता है, दो तरीके से, वही अपन देख रहे हैं। बॉडी कंपेंसेट, मतलब बाहर में तो ऑक्सीजन का लेवल कम है, उसको तो नहीं बढ़ा पाएंगे अपन, है ना, वो तो उतना ही रहेगा, तो हमारे बॉडी को ही कुछ ना कुछ अडप्ट करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर ही कुछ चेंजेस करने होंगे। बॉडी कंपेंसेट्स लो ऑक्सीजन अवेबिलिटी बाय दो तरीके से, इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बॉडी आरबीसी बनाना शुरू कर देगा। जितना ज़्यादा आरबीसी बनेगा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जितना है उसको लाला के बाइंड करके आपके बॉडी सेल्स को देता जाएगा, ठीक है। लो ऑक्सीजन एबिलिटी बाय इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, और द प्रोसेस ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एरेथ्रोपोएसिस, एंड ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। तो दो काम करके एल्टीट्यूड सिकनेस को बॉडी हमारा भगाता है। पहला, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, और दूसरा आपका ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। मान लो आप जब अपने प्लेन पे थे, प्लेन मतलब अपने लैंड पे थे, वहाँ पे आपका ब्रीदिंग रेट मान लो 13 टाइम्स पर मिनट, एल्टीट्यूड पे जाओगे आप, हाई एल्टीट्यूड पे, तो इस रेट को बढ़ा देगा 16 टाइम्स कर ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर। क्लियर है। आरबीसी काउंट एंड ब्रीदिंग रेट ऑफ पीपल, है ना, आरबीसी काउंट मतलब नंबर ऑफ आरबीसी। आप देख रहे हो कि आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। जो लोग ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड पे ही रहते होंगे, बहुत ऊंचा, जैसे कि पहाड़ों में जो रहते हैं, उनका आरबीसी काउंट, ब्रीदिंग रेट हमसे ज़्यादा होता होगा कि कम होता होगा, ज़्यादा होता होगा, ठीक है। वही लिख रहा है, आरबीसी काउंट एंड ब्रीदिंग रेट ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज हाइयर देन दैट ऑफ पीपल लिविंग इन प्लेन्स और नॉट एट हाई एल्टीट्यूड। जो लोग प्लेन पे रहते हैं, जैसे हम लोग किस रीजन में, प्लेन रीजन में, है ना, प्लेन वाले एरिया में, तो ऐसे जगह के लोगों के कंपैरिजन में जो लोग हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, उनका आरबीसी काउंट, ब्रीदिंग रेट हम लोगों से ज़्यादा होता है, टू कंपेंसेट फॉर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो ऑक्सीजन एबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर है। ये फेरिंग्स आपने पढ़ा है, चलो फिर भी बता ही देता हूँ। फेरिंग्स इज अ कॉमन ऑर्गन फॉर पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, ये बता दिया था। उसके बाद तीन टाइप के फेरिंग्स होते हैं आपके, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ये देखो, ये आपका नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये नेजल चैम्बर है, ये इंटरनल लेयर सा इंटरनल नॉस्ट्रिल है। इसके जस्ट पीछे जो फेरिंग्स होगा इसको क्या बोलेंगे, आपके नाक के पीछे जस्ट होगा तो क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। ये आपका टंग है, टंग के नीचे क्या आपका ये बकल कैविटी है, और आपके बकल कैविटी के पास में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, ओरोफैरिंग्स। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, यह आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया का पोजीशन हमेशा किधर होता है, एंटीरियर, और इसके जस्ट पीछे कौन होता है आपका, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का पोजीशन होता है पोस्टीरियर, ट्रैकिया का होता है इंटीरियर। ईसोफेगस को ओपनिंग को क्या बोलते हैं, गलेट, और इसके ओपनिंग को क्या बोलेंगे यहाँ पे, लैरिंग्स। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर कौन होता है, जल्दी बताओ, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं अपन, वॉइस बॉक्स। और लैरिंग्स के जस्ट पास में जो फेरिंग्स होगा, उसी फेरिंग्स को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, लैरिंगोफेरिंग, ठीक है। यह आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, और लैरिंग्स को कवर करने वाला जो होता है आपका, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक है। ओरल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स, आप जानते हो। नेजोफेरिंग्स क्या है, इट ज्वाइंट्स विद द नेजल कैविटी और नेजल चैम्बर, इट इज एन एरिया वेयर इंटरनल लेयर्स ओपन, यहीं पे आपका इंटरनल वाला ओपनिंग खुलता है नेजोफेरिंग्स में। ओपनिंग ऑफ स्ट्रेचियन ट्यूब या स्ट्रेचियन कनाल, है ना, ये भी आपका यहीं पे आपका ओपन होता है नेजोफेरिंग्स में। कोई पूछे स्ट्रेचियन ट्यूब कहाँ ओपन होता है, किस फेरिंग्स में, तो क्या बोलोगे, नेजोफेरिंग्स, पहले भी बताया था मैंने। टू स्ट्रेचियन ट्यूब, वन फ्रॉम ईच मिडल ईयर ओपन्स इनटू नेजोफेरिंग्स, ठीक है। इसोफेरिंग्स क्या हो गया, ओरोफेरिंग्स सॉरी, एसोसिएटेड विथ ओरल कैविटी, ठीक है। ये लाइंड होता है किससे, आपका नॉन कैरेटनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, याद कर लेना बस, ठीक है। लैरिंगोफेरिंग्स प्रेजेंट नियर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, दैट इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस आपका मेनली लैरिंग्स का ओपनिंग होता है, ठीक है। और इसमें भी कौन से सेल का लाइनिंग होगा, कौन सा सेल होगा, नॉन कैरेटनाइड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। यह आपका एयर का मूवमेंट दिखा रहा है, एयर पहले नॉस्ट्रल में आया, वहाँ से नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, फेरिंग्स में फाइनली लैरिंगोफेरिंग्स, वहाँ से ट्रैकिया और विंड पाइप। और नीचे किसका दिखा रहे हैं अपन, फूड का,
फूड कहाँ गया, माउथ में, माउथ से ओरल कैविटी या बकल कैविटी, वहाँ से लैरिंगोफेरिंक्स, वहाँ से ईसोफेगस और फूड पाइप। ठीक है, तो आप देख सकते हो ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन इनटू द फेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंक्स है ना। फूड एंड एयर क्रॉसेस ईच अदर एट लैरिंगोफेरिंक्स। कौन सा ऐसा फेरिंग्स है जहाँ पे फूड एयर दोनों आता है, तो आप देख सकते हो फूड भी आता है लैरिंगोफेरिंक्स में और एयर भी आता है किस फेरिंग्स में, देखो तो लैरिंगो। ठीक है, नो डाइजेशन अकर्स इन फेरिंग्स। आगे कार्टिलेज क्या होता है, ये सब आपको पहले से क्लियर है, बोलो। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है।